हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में जो सीरीज नंबर या सेट नंबर 61 है और 61 के पहले का सेट नंबर भी अगर आपको देखना है तो हमारे केसरिया कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर जाके आप प्रत्येक सेट को देख सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सेट जो है आपको इस आधार पर इंपॉर्टेंट है कि 68वीं बीपीएससी के पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों के लिए, रेलवे और एसएससी के अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी जोड़ सकते हैं या आगामी एग्जाम के ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में भी आप इसे जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। केसीसी ऑफिशियल है, और अगर केसीसी ऑफिशियल नहीं आता है टेलीग्राम चैनल पर तो हमारे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से भी हमसे आप आसानी से जुड़ सकते हैं और प्रत्येक सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ आप वहां से अवेलेबल करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, अगर ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा आपको दे पाने में सफल हो पा रहे हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पहले सबसे पहले पहुंचे आपके पास। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए भी इसका लाभ हो सके। फ्रेंड्स, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम 61 नंबर सेट का देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? आप समझेंगे, एक तो होता है नागरिक जो कि भारत की नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं यानी भारत के नागरिक होना चाहिए, और दूसरा गैर नागरिक यानी भारत की नागरिकता उसे प्राप्त नहीं है जो विदेशी नागरिक है। तो इसमें क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा ऐसा अधिकार है, मौलिक अधिकार की चर्चा करता है, कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अब केवल आप इस आधार पर समझेंगे कि भारतीयों को जो प्राप्त है मौलिक अधिकार उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो केवल देखेंगे भारतीय को प्राप्त जो मौलिक अधिकार है उसकी चर्चा अनुच्छेद के रूप में केवल करेंगे। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अनुच्छेद जो है केवल भारतीय को है, इसमें गैर भारतीयों को यह नागरिकता प्रदान नहीं किया गया है। क्लियर? हालांकि सभी प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए है, लेकिन ये 5 ऐसा मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को यानी गैर भारतीयों को प्रदान नहीं किया गया, केवल और केवल भारतीयों के लिए है। क्लियर? इसके अलावा अगर भारतीय और गैर भारतीय को देखा जाए, भारतीय प्लस गैर भारतीय नागरिक को अगर यदि जो देखा जाए तो कौन कौन सा अनुच्छेद है, बाकी का शेष जो अनुच्छेद बच जाता है, जैसे कि आपका 14 बच गया, इसके अलावा 20, 21 का इसके अलावा ध्यान देंगे 23, 24, 26, 27, 23, 24, 26, 27, इसके अलावा 28, इसके अलावा 29 और 30 तो भारतीयों के लिए है, गैर भारतीयों के लिए तो है नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32, इतना अनुच्छेद जो है वो गैर भारतीयों के लिए भी और भारतीयों के लिए भी है। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन पूछा है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, मतलब क्या होता है? संवैधानिक निराकरण का मतलब होता है उपचार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह गैर भारतीयों को भी उपलब्ध है, चूंकि अनुच्छेद 32 यहां पे हम लिखे हुए हैं जो कि गैर भारतीयों को भी है और भारतीयों को भी अवेलेबल है। क्लियर? तो यही अनुच्छेद है, यही प्रावधान है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध किया गया है। जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर यदि जो चर्चा करते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का में किया गया है। क्लियर? जबकि देश के किसी भी भाग में घूमने की चर्चा जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का घ में किया गया है, घूमने की चर्चा किया गया है, जबकि वहां बस जाने की चर्चा अनुच्छेद 19 का अड़ा में किया गया है। जबकि संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का च में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया था?
तो शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? 86वां संवैधानिक संशोधन, यहीं पर लिख लेंगे 86वां संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसके तहत ही शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया गया मूल अधिकार के रूप में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू करवाने की या लागू या प्राप्त करने का मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे यह जो शिक्षा का अधिकार है भारतीय संविधान का किस भाग में और किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो भाग जैसे ही मौलिक अधिकार कर रहे हैं तो भाग 3 में, और अनुच्छेद की अगर यदि जो चर्चा करते हैं तो 21 का क्रम में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। क्लियर? जिसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए बनता है, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। हालांकि संसद में अधिनियम जो पारित हुआ, अधिनियम पारित जो हुआ संसद के द्वारा, वह 2009 में पारित हुआ था और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले अमेरिका में हुआ है। सन 1789 ईस्वी में अमेरिकी संविधान सबसे पहला विश्व का लिखित संविधान है। इस संविधान में अगर चर्चा किया जाए तो कितने अनुच्छेद हैं? कुल मात्र अनुच्छेदों की संख्या इसमें 7 है, इतना ध्यान रखेंगे। जबकि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान की चर्चा किया जाए तो वो भारत का संविधान है। ब्रिटेन के संविधान के बारे में चर्चा करता है। विश्व का सर्वप्रथम संविधान जो है, जो अलिखित संविधान, इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो विश्व का सबसे पहला संविधान ब्रिटेन का संविधान है। दूसरा, विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान कौन सा है? वो भी ब्रिटेन के संविधान के नाम से ही दर्ज है। ब्रिटेन के संविधान को संविधान की जननी के नाम से भी, सभी संविधानों की जननी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब और भी ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान किसका है? तो ध्यान रखेंगे मोनाको का संविधान जो है वो विश्व का वर्तमान समय में सबसे छोटा संविधान है। जबकि विश्व का सबसे नवीनतम संविधान की अगर यदि जो चर्चा करेगा, सबसे नवीनतम संविधान की अगर यदि जो चर्चा करेगा तो नेपाल का संविधान सबसे नवीनतम संविधान है, जिसे 20 सितंबर 2015 ईस्वी में लागू किया गया है। ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार का संगठन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। इसी खुदाई खिदमतगार जो है वो ब्रिटिश शासन विरुद्ध अहिंसक आंदोलन था। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन था। और ध्यान रखेंगे इस आंदोलन के जो सहयोगी थे, इस आंदोलन में जो शामिल व्यक्ति थे, वह लाल कुर्ती पहनते थे, जिससे प्रदर्शन होता था कि यह खुदाई खिदमतगार के मानने वाले हैं और उसके ही प्रशंसक है, जो कि जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी बाद में जाना गया। लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी इसे ही खुदाई खिदमतगार को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस मुगल शासक के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में इसका गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। उस समय अकबर का शासनकाल था, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे पहला अंग्रेज जो भारत आया था, वह आया था कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम का राजदूत था और 1608 ईस्वी में
1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में आया था। क्लियर। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे सर टॉमस रो बाद में दूसरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जेम्स प्रथम का ही राजदूत था। 1616 ईस्वी में भारत आया था, वो भी जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर। अब यह 7 वर्ग जो है वह कौन कौन से 7 वर्ग है, इस पर भी आप ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिएगा। 7 वर्गों के रूप में इसे बांटा गया है, जिसे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद के रूप में था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन इसमें शामिल नहीं था, तो ध्यान रखेंगे दार्शनिक, अहीर, किसान, सैनिक, इसके अलावा ध्यान रखेंगे कारीगर, निरीक्षक और सभासद। ये 7 प्रकार के वर्ग था जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज को दर्शाता था। दार्शनिक, अहीर, किसान, सैनिक, कारीगर, निरीक्षक और सभासद के रूप में। इसमें कौन सा शामिल नहीं था, यह कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे ये 7 वर्गों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्धों की धार्मिक पुस्तक को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जिसके रूप में 3 पुस्तकों की 3 ग्रंथों की रचना बौद्ध ग्रंथ में की गई है, जिसे सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब ध्यान देंगे, सुत्त पिटक की रचना बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था। सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया था। इसमें चर्चा क्या है, तो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का जो वर्णन किया गया है इसी सुत्त पिटक में किया गया है। यानी उपदेश, बौद्ध धर्म बुद्ध भगवान के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों की जो चर्चा किया गया है वो सुत्त पिटक में किया गया है। बौद्ध उपदेश की जो चर्चा की गई है वह सुत्त पिटक में किया गया है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक की रचना जो किया गया है वो उपाली महाकश्यप के द्वारा किया गया है। उपाली महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति में, सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। क्लियर। उपाली महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और इसमें किसकी चर्चा किया गया ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो बौद्ध धर्म में प्रवेश को लेकर नियम कानून की चर्चा किया गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश के नियम कानून की चर्चा जो किया गया है वो विनय पिटक में किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे यह कितने भागों में विभक्त है, तो यह कुल 3 भागों में विभक्त है, जबकि अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था अभिधम्म पिटक की रचना। अब इसमें चर्चा क्या किया गया है इस बात को भी ध्यान रखेंगे, तो इसमें दर्शन की चर्चा किया गया है। बौद्ध धर्म के दर्शन की चर्चा जो किया गया है वो अभिधम्म पिटक में किया गया है। ध्यान रखेंगे यह कितने भागों में बटा हुआ है, तो कुल 7 भागों में यह बटा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? हम्पी में, कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष निकलता है। अब ध्यान देंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई के द्वारा किया गया था। हरिहर एंड बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। इस विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। पहला था संगम वंश, सलूब वंश, संगम, सलूब, तुलूब और अराबीडू वंश। अराबीडू वंशों के द्वारा शासन किया गया था। 4 वंशों ने इस पर शासन किया था, जिसमें संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई के द्वारा अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया गया था। सन 1336 ईस्वी में MBT के शासनकाल में किया गया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है सलूब वंश, तीसरा तुलूब वंश और चौथा अराबीडू वंश, जिसमें सबसे महान वंश जो
विजयनगर साम्राज्य का था वो तुलुग वंश था। महान वंश जो था वो तुलुग वंश रहा। कृष्णदेव राय जो थे वह इसी तुलुग वंशीय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में की थी। बेलगांव कर्नाटक में की थी, जिसमें हिंदी भाषा को पहली बार राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व यानी 50% राजस्व यानी भू राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ध्यान रखेंगे थोड़ी सी बातें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को, अलाउद्दीन खिलजी जो था, सभी बातें 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसास्प था। अली गुरसास्प था। क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इन्होंने कई नियम और कानून को लागू किया था, जिसमें से सबसे पहला जो है उपज का 1/2 भाग यानी 50% भाग जो है वो भू राजस्व को बढ़ा दिया था, यानी भू राजस्व के दर को आधा कर दिया था, जिसे खराज के रूप में भी जाना जाता है। इस भू राजस्व को खराज के रूप में भी जाना जाता था, इसे आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने खराज को कितना कर दिया था, तो पहले का आधा कर दिया था, उपज का आधा कर दिया था। आप ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की नींव रखी थी, नगद वेतन दिया था, सेना को नगद वेतन दिया था, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत, मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी जो मिलता है वह जानकारी तारीख ए फिरोज शाही से मिलता है। इसके बारे में जानकारी जो है वो तारीख ए फिरोज शाही से मिलता है, जिसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। जो पुस्तक, यह तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था या आर्थिक नियमों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। क्लियर। अब एक बात और भी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा ऐसा शासक था, सुल्तान था, जिसने 2 नवीन कर चलाए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही 2 नवीन कर चलाया था, जिसे चराई कर और गढ़ी कर, चराई कर लिया था और गढ़ी कर, 2 नवीनतम टैक्स को चलाया था। चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गढ़ी कर जो था वो घरों और मकानों पर और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, जो नवीनतम टैक्स था उस समय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? आप ध्यान देंगे। स्वदेशी सत्याग्रह 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, जबकि रौलट सत्याग्रह जो था वह रौलट सत्याग्रह 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो 1928 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान देंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो रौलट सत्याग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी, थोड़ा सा ध्यान देंगे जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में भी, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू राष्ट्रवादी था, बंगाली था, द मिहरंता था, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया किसी भी प्रकार का राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती किया जा सके, इसके लिए मनसबदारी व्यवस्था को अकबर के द्वारा लागू किया गया था। अकबर के द्वारा लागू किया गया था। हालांकि मनसबदारी व्यवस्था कब लागू किया गया था इसके बारे में इतिहासकारों के बीच में प्रतिद्वंद है। कोई कहता है 1571 ईस्वी में लागू किया गया था,
तो किसी का कहना है 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 1571 से 1575 ईस्वी के बीच मनसबदारी व्यवस्था को अकबर के द्वारा लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे। अब यह भी ध्यान रखेंगे कि मनसबदारी का मतलब होता है पद, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है पद, यानी पद का मतलब होता है पोजीशन। सैनिकों की स्थिति क्या थी, पद क्या था, किस आधार पर मनसब प्रदान किया जाता था। तो ध्यान रखेंगे 10 से 500 तक जिसे मनसब दिया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता था, जबकि 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा कहा जाता था। ध्यान रखेंगे 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाला जो था, सेना जो होता था उसे मनसबदार कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। जबकि 500 से 2500 मनसब प्राप्त करने वाला जो मनसबदार जो था, सेना जो था, उसे उमरा कहा जाता था। जबकि 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता था, तो उसका भी ध्यान रखेंगे, उसे कहा जाता था अमीर ए उम्दा, अमीर ए उम्दा या फिर अमीर ए उम्दा या फिर अमीर ए आजम कहा जाता था, अमीर ए आजम भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। तो जहांगीर महल जो है वो अकबर के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। यह जहांगीर महल जो है वह कहां स्थित है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। तो यह आगरा में स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। जबकि शीश महल, दीवाने महल और खास महल जो है यह तीनों का निर्माण अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। जहांगीर महल का निर्माण आगरा में अकबर के द्वारा किया गया था, जबकि शीश महल, दीवाने महल और खास महल का निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा। ये तीनों शाहजहां के द्वारा किया गया था और ये तीनों जो महल है वह भी आगरा में स्थित है। क्लियर, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, एयर फोर्स डे मनाया जाता है, एयर फोर्स डे मनाया जाता है। जबकि 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस, विजय दिवस को मनाया जाता है, कारगिल दिवस के रूप में, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक जिसे ADB कहा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहां स्थित है। ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर यदि जो बात किया जाए, ADB की स्थापना की बात किया जाए 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। इसमें सदस्य देशों की संख्या की अगर यदि जो बात किया जाए, सदस्य संख्या की अगर यदि जो बात किया जाए तो वर्तमान समय में कुल 67 सदस्य देश है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं। पहला है टोक्यो में, टोक्यो में प्रतिनिधि कार्यालय है। दूसरा की बात करते हैं तो फ्रैंकफर्ट में स्थित है। और तीसरा है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 3 कार्यालय इसका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। स्पेन में, ऑप्शन नंबर ए स्पेन में स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन के भी अगर ध्यान देंगे तो मैड्रिड में है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और इसी मैड्रिड में यह विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। अब ध्यान देंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर को पैदा करने का और पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना, यही विश्व पर्यटन संगठन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा कौन सा है। मेनर हिम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा है। जबकि मैगीनॉट तथा सिगफ्राइड, मैगीनॉट
नहीं तो क्या सिगफ्राइड, मैगी नहीं चाहिए, आप ध्यान रखने के लिए याद रखिएगा, मैगी नहीं चाहिए, मैगी नॉट नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, सिगफ्राइड हमें चाहिए। यह फ्रांस एवं कनाडा के बीच स्थित, सॉरी मैगी नॉट नहीं तो क्या सिगफ्राइड, जर्मनी और फ्रांस के बीच, कनाडा नहीं, जर्मनी और फ्रांस के बीच, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। जबकि हिडेनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। जर्मनी प्लस पोलैंड, हिडेनबर्ग, ओडरनीसे एक और भी है, हिडेनबर्ग के अलावा ओडरनीसे, हिडेनबर्ग और ओडरनीसे जो है ये दोनों ही जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। क्लियर। जबकि 49वीं समानांतर रेखा और एक और याद रखेंगे 141वीं समानांतर रेखा जो है, 49वीं समानांतर रेखा और 141वीं समानांतर रेखा, ये दोनों 141वीं समानांतर रेखा, ये दोनों ही यूएसए और कनाडा के बीच स्थित समानांतर रेखा है, या दोनों के बीच समानांतर रेखा है, जर्मनी और यहां पे कट गया पोलैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो महानदी पर है, बिल्कुल सही बात है। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। जायकबाड़ी परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर नहीं होके यह गोदावरी नदी पर ही स्थित है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है इसमें। नोंग खाइलेम अभ्यारण्य जो है सुमेलित इसमें से नहीं है, सॉरी सुमेलित है। नोंग खाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में है, बिल्कुल सही है, सुमेलित किया हुआ है। नागर होम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा में नहीं होके यह कर्नाटक में है। जबकि पेरियार अभ्यारण्य जो है, पेरियार जो है वो केरल में है। जबकि रणथंभौर अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 8.6% है वर्तमान समय में। क्लियर। जबकि क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य वह है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य की अगर बात करेंगे तो एमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है कार्टाजोना प्रोटोकॉल। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसे 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, जबकि 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। स्वीकार इसे कब किया गया, स्वीकार किया गया इसे 29 जनवरी सन 2000 ईस्वी को इसे स्वीकार किया गया, और इसे कार्टाजोना प्रोटोकॉल को लागू किया गया है 11 सितंबर 2003 को, 2003 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है। तो अम्ल वर्षा जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होने वाला वायु प्रदूषण का एक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के बाद के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है, जिसे कहा जाता है जेबी बीटो पावर कहा जाता है, राष्ट्रपति के पास होता है, जिसकी चर्चा 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था सन 1978 ईस्वी में। सन 1978 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में
500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। तो समझेंगे, नहीं हो सकता है वो है अनुच्छेद 170 170 अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। जबकि अगर अनुच्छेद 171 के क की अगर बात किया जाए तो इसके अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 5 में किया गया है। इसकी चर्चा अगर यदि जो देखा जाए तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 5 में किया गया है इसकी चर्चा कि राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर ही इसका निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो यह की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजनेताओं तथा अपराधियों की 60 गांठ से बचाव के लिए ही बोहरा समिति का गठन किया गया था। अब ध्यान रखेंगे, जांच करना है, बोहरा समिति को जांच करना क्या है? तो राजनेताओं और अपराधियों की 60 गांठ की जांच करना है कि ऐसे में संलिप्त है या नहीं है, जिसका गठन किया गया था सन 1993 ईस्वी में। 1993 में इसका गठन किया गया था, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार जो है वो भारत में मत देने का अधिकार है। ध्यान देंगे, संवैधानिक अधिकार के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर यदि जो बात करेंगे तो 326 अनुच्छेद 326 में मत देने का अधिकार की चर्चा किया गया है। क्लियर? जिसे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे 1951 ईस्वी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 ईस्वी को, जो कि उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने बीजी खेर की अध्यक्षता में ही प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। जैसे कि आपको पता है कि राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति की अगुवाई में किया जाता है और इसका गठन पहली बार जो किया गया था 7 जून 1955 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, जिसमें 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा था। 1956 ईस्वी में प्रतिवेदन सौंप दिया। किसे सौंप दिया? राष्ट्रपति को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज्य जो है वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करता है पंचायती राज्य व्यवस्था। अब ध्यान देंगे, पंचायती राज्य व्यवस्था को पहली बार भारत में 1959 ईस्वी को लागू किया गया था राजस्थान के नौगौर में 2 अक्टूबर के दिन। पंचायती राज्य व्यवस्था को भारतीय संविधान में लागू किया गया, संवैधानिक दर्जा जो इसे दिया गया वो भी आप ध्यान रखेंगे 1993 ईस्वी में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, वह भी ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? जिसे 11वीं सूची में दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? ध्यान रखेंगे, केरल में कौन सा झील नहीं है? वेम्बनाड झील केरल में, अष्टमुदी झील केरल में, पेरियार झील जो है वो ध्यान रखेंगे केरल में है, जबकि पुलिकट झील जो है वह तमिलनाडु में है।
पुलिकट झील तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब यह भी है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है यह पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्णशिरी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी जो है वह सुवर्णशिरी है। इसके अलावा कामेंग, मानस, ये सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य इनमें से कौन सा है? तो अब समझेंगे, म्यांमार से लगा हुआ सबसे लंबा संबद्ध राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश से है। म्यांमार से कौन कौन सा राज्य संबंध होता है? तो ध्यान देंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों राज्य जो है वो म्यांमार से लगा हुआ है, लेकिन सबसे लंबा जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग कर देता है? तो अलास्का को रूस से जो अलग कर देता है वह बेरिंग जल संधि होता है, जो कि बेरिंग जल संधि अलास्का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस से अलग कर देता है, यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग कर देता है। अब ध्यान रखेंगे, महादेश में अगर याद रखेंगे तो उत्तरी अमेरिका महादेश को, उत्तरी अमेरिका महादेश को अलग कर देता है, किससे? यूरोप से अलग कर देता है, और वही अलास्का को रूस से अलग कर देता है, क्योंकि अलास्का यूएसए में है और रूस जो है वो यूरोप में है। अब ध्यान देंगे, जिब्राल्टर जल संधि की बात कर लेते हैं, तो यह यूरोप एवं अफ्रीका को अलग कर देता है। यूरोप और माइनस का मतलब होता है अलग करना, अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका महादेश को अलग कर देता है। वही अगर ध्यान रखेंगे देश के बारे में तो याद रखिएगा, स्पेन और मोरक्को को, स्पेन और मोरक्को को अलग कर देता है। डोबर जल संधि की बात करें तो ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग कर देता है। इन दोनों देश के बीच स्थित है, ब्रिटेन प्लस फ्रांस के बीच स्थित है डोबर जल संधि, जबकि फ्लोरिडा, सॉरी यहां पे प्लस नहीं माइनस ध्यान रखिएगा, डोबर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कर देता है, जबकि फ्लोरिडा जो होता है वो यूएसए और वेस्ट इंडीज, यूएसए के फ्लोरिडा, यूएसए के फ्लोरिडा को वेस्ट इंडीज से अलग कर देता है, इंडीज से अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम में होकर गुजरती है? तो भूकंपीय तरंग तीन प्रकार का होता है। एक होता है पी वेव, जिसे प्राइमरी वेव कहा जाता है, प्राइमरी वेव के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है एस वेव, जिसे सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव कहा जाता है। और एल तरंग होता है जिसे लव वेव या फिर इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा है जो केवल ठोसों से होकर गुजरता है? तो एस वेव, सेकेंडरी वेव जो होता है वो ठोस से होकर गुजरता है। एस वेव को द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक, और भी ध्यान रखेंगे अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग अगर ध्यान दिया जाए तो 4, इसका औसत वेग की ओर ध्यान देंगे तो 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान इसमें से नहीं है? तो अवसादी चट्टान जो है वो क्वार्टजाइट जो है वो अवसादी चट्टान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। बलुआ चट्टान या बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिमोनाइट, कोयला जो होता है वे अवसादी चट्टान के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक किस तिथि को होती है? तो नजदीक होती है 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है, जिसे पेरीहेलियन या उप सौर कहा जाता है। पेरीहेलियन या हिंदी में कहेंगे तो इसे उप सौर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह सबसे नजदीक जब होता है तो वह 14.7 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है, जो सबसे नजदीक होता है। लेकिन अधिकतम दूरी की भी चर्चा करते हैं, तो अधिकतम दूरी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है उसे कहा जाता है एपीहेलियन। एपीहेलियन यानी
अपसौर के नाम से उसे जाना जाता है और यह घटना प्रत्येक साल 4 जुलाई को घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बैहम को विश्व ग्लोब का निर्माता के नाम से जाना जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माता एनेक्सिमेंडर, विश्व मानचित्र का निर्माता एनेक्सिमेंडर को जाना जाता है, जबकि ध्यान देंगे भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। अस्ट्रेबो नामक विद्वान ने भी पृथ्वी के बारे में ही चर्चा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। स्मॉल डेट भी याद रखेंगे, 24 सितंबर 1873 ईस्वी को सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? कुमार गुप्त के शासनकाल में 450 से 470 ईस्वी में किया गया था। ध्यान देंगे 450 से 470 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है? अब ध्यान रखेंगे वेन सांग जो है कुमार गुप्त ने शासन किया था 450 से 470 ईस्वी में और इसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। वेन सांग तथा ईत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा भी की है। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार काकी ने इसे सन 1199 ईस्वी में जला दिया था। यह भी ध्यान रखेंगे, इसे जलाया बख्तियार काकी ने इसे सन 1199 ईस्वी में इसे जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपत्तनम की संधि सन 1792 ईस्वी में किया था। 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपत्तनम की संधि की गई थी और इस संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान समाप्त हो गया था। यह संधि जब हुआ तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। पहली बार पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए? अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन समूह को बनाया गया था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। यहीं पर थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1940 ईस्वी में प्रस्तावना पारित किया गया था। 22 से 23 मार्च 1940 ईस्वी को ध्यान रखेंगे। 22-23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली बार पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्लियर? और इस लीग की अध्यक्षता जो है वो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षता की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? सर पहले आए कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में और बाद में सर टॉमस रो आए 1616 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे, जो जेम्स प्रथम के राजदूत थे। जेम्स प्रथम सम्राट जो इंग्लैंड का था, जेम्स प्रथम के राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक इसमें से नहीं थी? तो मगध की शासन व्यवस्था जो थी वो गणतंत्रात्मक नहीं थी, जबकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजात शत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम था, यह बिंबिसार का पुत्र था। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अपने साम्राज्यवाद नीति के अंतर्गत काशी तथा बज्जी संघ को मगध साम्राज्य में यह मिलाया था। इसी के समय में अजात शत्रु के समय में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति के अजात शत्रु के शासनकाल में ही किया गया था। इसे कुणिक कहा जाता है।
शत्रु विनाशक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? वह है अहिंसा को शीर्ष तौर पर माना जाता है गांधीवादी नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो ओपेक है इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय स्थित है, ध्यान देंगे। और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए, ओपेक की स्थापना की बात किया जाए तो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और कहां किया गया था यह भी क्वेश्चन पूछता है, तो बगदाद में इसकी स्थापना किया गया था। ध्यान देंगे इसके संस्थापक सदस्य देश में से शामिल किया जाता है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला को शामिल किया जाता है। वर्तमान समय की बात किया जाए तो कुल सदस्य देशों की संख्या इसमें वर्तमान समय में 14 है, जिसमें ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी को शामिल किया जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये हमारा 50 क्वेश्चन का जो भी सीरीज है, 61 सीरीज अभी तक आपके पास आ चुका है। अगर आप इसका रिवीजन करके एग्जाम में जाते हो तो निश्चित तौर पर यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। बिहार एसएससी का अगले माह मार्च में एग्जाम का डेट भी है जो कैंसिल किया गया था, वो भी डेट दिया हुआ है। बीपीएससी का 12 फरवरी को डेट दिया हुआ है, तो एक बार रिवीजन करके जरूर जाए। और इसके अलावा जो भी सीरीज हम बिहार स्पेशल सीरीज हो या सब्जेक्ट वाइज जो साइंस का हो या अन्य किसी सब्जेक्ट का हो वो डालते हैं, उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लिया कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।